हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आई एम आल्सो वेल। सो आज का टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन बहुत पहले डाल दी थी, पोस्ट डाल दिए थे आपके लिंक्डइन पे भी, हर जगह, यूट्यूब, व्हाट्सअप, हर जगह कि मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ किसका, अपना पावर ग्रिड का जो मेरा एग्जामिनेशन हुआ था उसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप लोगों में से जो भी कुछ स्टूडेंट आगे देने की उसमें है, कतार में है, यानी कि आगे देने का पेपर सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा जो भी हेल्प मिल जाए तो मिल जाए, यही मेरा है मकसद और कुछ नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो मैं शेयर करूंगा वो मैंने एक्चुअल जो मैंने एग्जामिनेशन दिया उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उससे बेसिस पे शेयर करूंगा। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी का कोई और क्वेरी हो जिसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊँ तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं लाइव आता रहता हूँ, और जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं अपने नोटिफिकेशन पहले डाल देता हूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ। तो आप चाहे तो अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते, पता ही आप लोगों को। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, और साथ ही जब मैं बोलता हूँ तब आप नहीं तो आ जाया करो। बेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो उस टाइम आओ, लाइव में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आपको जो भी क्वेरी पूछनी होगी आप पूछ लेना मेरे से, और डायरेक्ट 1-to-1 आप पूछ सकते हो। अगर कुछ छूट जाता है, जैसे मैं अपने हिसाब से 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लाइव भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये जानना है मेरे को, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक, ये वीडियो को। तो शुरू करने के लिए मैं बता दूं कि अक्टूबर के आसपास इसकी वैकेंसी आई थी। एओटी फाइनेंस यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग, असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस भी बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस भी बोलते हैं। इसका जो लेवल होता है E2 का होता है, 50,000 बेसिक होता है इसका, और अप्रोक्स 15 से 18 लैक्स के आसपास इसका वो होता है, क्या कहते हैं, पैकेज होता है, ठीक है। तो इस पैकेज पे होता है, तो मैंने फॉर्म भर दिया था। मेरी हैबिट है, मैं फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि ज्वाइन करूँ, 2-3 छोड़ चुका हूँ मैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है ये। तो मेरा पर्पस होता है देने का कि मैं ना इससे जुड़ा रहूँ, मेरी नॉलेज इससे इन बिल्ड होती है। मैं ये जो जो दे रहा हूँ, फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें सक्सीड कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, तो इससे नॉलेज भी बढ़ती है। आप थोड़ा सा आप इससे मिले हुए रहते हो। जब तक एज है तब तक एग्जामिनेशन देना चाहिए। मेरा है कि आप पढ़ते रहो जिंदगी भर, और एग्जामिनेशन भी तब तक दो जब तक आप दे सकते हो, ठीक है। तो टाइम के अभाव के कारण मैं कोचिंग नहीं ले पाता हूँ, ना ही कोई बुक्स ले पाता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप अगर अपने अपने जो आपकी बुक्स है उससे भी पढ़ोगे ना आप, तो आप सक्सीड कर जाओगे पीएसयू एग्जामिनेशन में। क्योंकि पीएसयू एग्जामिनेशन का ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि सीएसईएमए वालों के लिए तो वैकेंसी आती है, लेकिन मैक्सिमम चीजें ना सीएमए वाले के पोर्शन से ही पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछेगा ही, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड पूछेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग दोनों कॉस्ट का पूछता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर फंस जाते हैं सीए वाले, तो उनका मार्क नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप अगर अपने बुक से भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मेरा क्या है कि मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जनवरी में, 1 महीने का टाइम बचा था। जनवरी में मेरा एग्जामिनेशन होने वाला था। जनवरी में एक सप्ताह पहले मेरे यही शेड्यूल होता है, एक सप्ताह पहले मैं थोड़ा फोन पे सर्च करने लग जाता हूँ कि हाँ यार आज के टाइम में क्या क्या कीजिए, मेरे को याद नहीं है अपने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे हम, तो हम बेसिक्स पे ही पूछे जाते हैं, ये तो पता ही है। तो बेसिक्स ही कवर करो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लिया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के मैं एग्जामिनेशन देने जाता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था और कितना हेल्प मुझे मिला। देखो, सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पूछा था, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे थे, ठीक है। 4 ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, 101, 102, 103, 104, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ये मैं पढ़ के गया थी, 2 दिन पहले ही देखा था मैंने फोन पे। देखने में क्या है, देख लिया बस, उससे आगे क्वेश्चन उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए थे, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। कारों से रिलेटेड आया था, कारों में कितने आपके शेड्यूल दिए गए हैं, यानी कितने टाइप की चीजें उसमें है, तो 21 आइटम्स हैं। ये भी मैं देख के गया था 2-4 दिन पहले। पहले कुछ कम थे, अभी रिवाइज हुआ ना। कारों पहले 2016 चल रहा था, फिर 2022 आया, तो उसमें रिवाइज होकर बढ़ा है, 21 अभी है उसमें लाइन आइटम, तो वो भी देखा था। इस तरीके को से बेसिक ही आते। गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, ऑडिटिंग कौन करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये आ गया आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, एएस 116 आया था लीज से रिलेटेड, इंडियास आता है, इंडियास 1 आया था, इंडियास 104 के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है। टैक्सेशन से आते हैं क्वेश्चन कि टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड, टैक्स अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होता है,
कितना टाइम पीरियड में उसको उसका डिसीजन बताना होता है, इससे रिलेटेड आती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अंदर की बात हो गई, ये थोड़ा टफ है, जो रेगुलर पढ़ेगा उसी को पता होगा। नॉर्मली मैं भी ये कैच नहीं कर पाया था क्योंकि मैं वो बेसिक ऊपर से देख के जा रहा था, तो मैं टैक्सेशन ज़्यादा नहीं पकड़ पाया। बट आपको पकड़ना है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लॉ से तो होती हैं, जैसे कि लॉ में आपको डायरेक्टर से रिलेटेड पूछेगा, पब्लिक जो कंपनी है या प्राइवेट कंपनी उसमें कितने मिनिमम डायरेक्टर होने ही चाहिए। बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बोर्ड मीटिंग जो होगा उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। लॉ में पूछेगा आपका नोटिस ऑफ मीटिंग कितने दिन पहले देना होता है। ये सारे क्वेश्चन इस बार जो पूछे थे उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। आपका रिवर्स मैकेनिज्म पूछा था कि मर्जर एक्विजिशन का याद होगा जिन्होंने पढ़ा होगा कि मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, जो कंपनी एक्वायर करती है वही मेन कंपनी होती है, उसको नॉर्मल एक्विजिशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होती है कि जो एक्वायर करती है ना वही बिक जाती है, बिक जाना मतलब वही अंदर हो जाती है, छोटी कंपनी बन जाती है, बड़ी कंपनी जिसको एक्वायर किया वो बन जाएगी, उसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन मेथड हो जाता है वो। उसके बाद आपका टैक्सेशन में ALP मेथड भी पूछता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो पोर्शन है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन से जैसे DTAA से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि DTAA का जो प्रोविजन आपको दिया है 90 सेक्शन 92 सेक्शन के आसपास में, 91 में दिया हुआ है, और 92 में अपना बात किया हुआ है ALP आर्म्स लेंथ प्राइसिंग से रिलेटेड, उसके कितने मेथड होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। कौन से मेथड यूज करेंगे इस सिनेरियो में, ये वाला में क्वेश्चन आया था। तो ये सब इजी बेसिक, ऊपर ऊपर तो आपको देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बंद करके जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये पोर्शन आपके एक चीज बताना मैं भूल गया, इसमें ना 170 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और 170 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं। 170 क्वेश्चन के लिए 102 घंटे की होती है, और 120 क्वेश्चन अपने टेक्निकल होते हैं जिसमें लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें कवर होती है, टेक्निकल पार्ट कवर होता है। और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो होती हैं जनरल मतलब जनरल से रिलेटेड, जैसे हो गया कि रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स टाइप सा हो गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया 50 ये और 120 हो, 170 मार्क 120 में आपको देना पड़ता है, तो टाइमिंग का इशू थोड़ा होता है। दूसरा क्या होता है इसके एग्जामिनेशन में, थोड़ा इस बार जो था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो आपको पढ़ने में भी टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से बहुत बच्चों का ना कम मार्क आने का ये भी रीजन था कि धीरे अगर आप कर रहे हो ना तो वो थोड़ा टाइम लास्ट में पता चलता है कि आपका क्वेश्चन तो बच गया बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि 120 मिनट में 170 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। तो नॉर्मली देख लो कि मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, 40-45 सेकेंड के आसपास एक क्वेश्चन का आंसर देने का आपको मिलता है, ठीक है। तो पोर्शन जो था इस हिसाब से था, फेमा से आता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से आता है, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आती है, लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैपेक्स से रिलेटेड आता है, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड आता है, फॉरेक्स से रिलेटेड आता है क्वेरी, फेमा एक्ट से आता है, लॉ में बोल रहा हूँ अभी। और अदर पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो अदर पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में जैसे आता है आर्टिकल, आसान क्वेश्चन, ए एंड द के बारे में कैसे यूज करेंगे, ब्लैंक छोड़ देगा। आर्टिकल से सिनोनिम्स आएंगे आपको, पैसेज आएंगे, पैसेज में भी इसमें जो आया था सिनोनिम्स ही आया था। पैसेज पढ़ो उसके बाद उसका सिनोनिम बताओ आप, तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। एक में होता है पैसेज देख के बताओ आंसर, इसमें था पैसेज देखो, वर्ड ढूंढो और वर्ड का सिनोनिम बताओ। और दूसरा था कि पैसेज का नाम बताओ, ये तो नॉर्मली होता है, कोई नाम अच्छा सा आपको नाम देना है पैसेज का, तो ये इंग्लिश में आता है। उसके बाद आपको रीजनिंग में जैसे पिक्स का रीजनिंग, पिक्चर्स के रीजनिंग आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा है तो चौथा कैसा होगा। सीरीज वाला आ जाता है कि इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क आ गया तो इससे रिलेटेड। और आपका फिर होता है टेबल वाला कि टेबल में इतने लोग बैठे हुए हैं, या फिर फ्लोर वाला था कि इस फ्लोर पे ये है, उस फ्लोर पे वो है, चौथे फ्लोर पे ये है तो पांचवें फ्लोर पे कौन होगा, ऐसे करके क्वेश्चन टेबल वाले। लॉजिक से देखोगे तो आसान ही होते, टाइमिंग का इशू यही सब पकड़ता है क्योंकि इस सब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है आपको, तो टाइमिंग यही खाती है। और यही टॉपिक है जो 50 मार्क का जो ये साइड वाला है, क्योंकि 120 मार्क का जो है वो नॉर्मली 70% स्टूडेंट्स जो है ना CSCMA वाले उनको आते ही होंगे, वो पढ़ के भी जाते हैं। मेन फंसते किसमें, मेन फंसते हैं इसी में। ये आपका 50% का जो लास्ट का पोर्शन, 50% नहीं 50 मार्क का जो होता है उसमें टाइमिंग भी लगेगा थोड़ा, और उसमें 50 के 50 अटेम्प्ट भी नहीं बहुत लोग कर पाते, ठीक है, क्योंकि आता भी नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको परसेंटेज आएगा, प्लस माइनस वाला मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो आसान ही होता है, लेंथी आसान होता है। एज वाला आएगा कि उसकी मम्मी की एज ये थी, उसके पापा की एज ये था, इसका एज क्या होगा। या रिलेशन वाला आएगा, उसके मम्मी के पापा के नानी के नाना का नाना कौन था, ठीक है, तो आपका वो कौन लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो रिटर्न का ये था अनुभव, रिटर्न मेरा निकल गया था।
मेरा जो रिटेन था वो कट ऑफ के आसपास ही था, और तभी मुझे पता चल गया था कि मेरा रिटेन निकल तो मैं गया हूँ, लेकिन मेरे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मेरा बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना। मुश्किल है, नामुमकिन ही बोल सकते हो, सिलेक्शन होना नामुमकिन है। इंटरव्यू के लिए मेरा आ गया था कॉल, बट वो तो पता था कि कट ऑफ के आसपास है तो मुश्किल है, क्योंकि इसका जो रूल था ना वो 85% ये रिटेन वाला लेगा और 15% ही लेगा ये इंटरव्यू वाला। साथ ही 15% में फेल, आप 40% से ज़्यादा है तो फेल नहीं करोगे इंटरव्यू में। तो नॉर्मली 40% तो आ ही जाते हैं लोगों को इंटरव्यू में, और 15% ही था। कितना भी इंटरव्यू में आप ले लो, इधर 85 का पोर्शन है, इधर 15 का पोर्शन है, तो कितना भी ज़्यादा ले लोगे तो आपका मतलब आप कैलकुलेट करो, इधर अगर 10 मार्क किसी का ज़्यादा है तो यहाँ 100 मार्क बनाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे बराबर होगा। और 100 थोड़े ना आपको आ जाएंगे 100 के 100 में। तो वही वाला सीनेरियो था। लेकिन मैं जैसे बोला कि मेरा जो पर्पस होता है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जामिनेशन देने का, मेरा पर्पस सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा पर्पस जो होता है वो होता है कि मैं जाऊँ, उसको एक्सपीरियंस करूँ, एग्जामिनेशन को भी एक्सपीरियंस करूँ, इंटरव्यू को भी एक्सपीरियंस करूँ। और उसी का नतीजा है कि मेरा 2 ऑलरेडी निकला हुआ है, NSPC निकला हुआ है, और अपना राइट्स लिमिटेड भी मेरा निकला हुआ है। इस वाले में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में मैंने GD दी, GD बहुत अच्छा मेरा गया उसका। और GD का टॉपिक जो हमारा था वो था कि इम्पैक्ट ऑफ लोन वेबर ऑन बैंक्स, फार्म लोन वेबर ऑन बैंक्स, नॉर्मल लोन नहीं, फार्म लोन। फार्म लोन जो होता है उसको वेवर करने से बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन होता है। और आपको ग्रुप डिस्कशन का एक मूल मंत्र पता ही होगा कि अगर आप स्टार्ट या ख़त्म करते हो तो आपको थोड़ा मार्क तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। और नॉर्मली स्टार्ट करना ईजी होता है, क्योंकि ख़त्म करने में आपको कंक्लूड करना है, सभी की बातों को मिला के आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग वाले में ऐसा नहीं। स्टार्टिंग वाले में आप स्टार्ट करो, अपने मन की बात बोलो, तो ये थोड़ा इजी होता है। तो मैं स्टार्ट करना प्रीफर करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करना आना चाहिए, और स्टार्ट मैं करता आ रहा हूँ। मैं गेल में भी मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया था, और बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, ठीक ठाक गया था मतलब। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोला, तो और ओवर अच्छा था। इम्पैक्ट ऑफ फार्म लोन वेबर ऑन बैंक्स, ये टॉपिक था हमारा GD का। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। बिहेवियरल टेस्ट भी एक था, एक टेस्ट लेते हैं वो फ़ोन के थ्रू, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ें देखेंगे कि आप उस सिनेरियो में कैसे काम करोगे, इस सिनेरियो में कैसे काम करोगे, तो बस टेस्ट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम डे था, हो गया सब। लास्ट में मेरा आया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इंटरव्यू में जब गया तो टोटल करीब 6 या 7 लोग थे, और एक इनका जो हेड होता है, जो इस पूरे ग्रुप का, इंटरव्यूअर का ग्रुप का जो हेड होता है, वो जो होते हैं नॉर्मली पावर ग्रिड में वो IPS से IS होते हैं, जैसा मुझे पता है। और मैं जब गया अंडर ना, तब देख के भी लगा, क्योंकि वो एजेड काफ़ी थी, रिटायर्ड होते हैं वो लोग, तो रिटायर्ड IS या IPS जैसे ही लग रहे थे वो, रिटायर्ड पर्सन थे, तो वो उनको बुला के करवाते हैं। बाकी इधर 2 रहते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड, 1-2 रहते हैं आपको साइकोलॉजिकल वाले, जो कि आपको बस देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे ऐसे ऐसे कि, और कुछ वो बोलेंगे नहीं। और 1-2 रहेंगे HR से रहेंगे, ठीक है। तो मेरे सीनियर में शायद 6 या 7 लोग थे, ठीक है। और मेरी इंटरव्यू हुई, और इंटरव्यू होते ही मुझे सबसे पहले पूछा गया कि आप मधुबनी से हो। तो मैंने बोला हाँ मधुबनी से मैं हूँ, तो मधुबनी के बारे में बताइए। तो फिर मधुबनी के बारे में मैंने बता दिया कि मधुबनी ऐसा है ऐसा है, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है वहाँ पे वो बता दिया मैंने, मिथिला पेंटिंग हमारी फेमस है। उसके बाद स्टार्ट हुआ कि आप कंपनी के बारे में बताओ, कहाँ पे काम कर रहे हो। तो कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनसे उन्होंने पूछी, तो कंपनी के बारे में पूरा बात बोलना कि आप कंपनी में काम करो, आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने बता दिया पूरा कंपनी के बारे में, मेरी कंपनी क्या काम करती है। फिर PGCL के बारे में बताओ, ये क्वेश्चन उनका था। PGCL के बारे में बता दिया। एक्चुअली जब मैं अपना प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, तो उनकी क्लाइंट हुआ करती थी PGCL, तो मैंने उसी का रेफरेंस उनको दिया कि हमारी कंपनी जो थी प्रीवियस उसका क्लाइंट हुआ करती थी PGCL, और तब से मैं इस कंपनी को जानता हूँ, और मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। एक महारत्ना कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, ऐसे करके मैंने लिंक जानबूझ के किया ताकि उनको पता चले कि मुझे नॉलेज है अपने इस फील्ड का। क्योंकि मेरी प्रीवियस कंपनी जिसकी क्लाइंट थी PGCL, वो भी यही काम करेगी ना, क्योंकि इसकी क्लाइंट तभी बन पाएगी। नॉर्मली PGCL का काम क्या है, पावर ग्रिड का काम है कि ट्रांसमिशन लाइंस वो लगाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन्स ही खुद भी नहीं लगाती, क्या करती है, इनके तो एम्प्लॉय हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते अपने नाम पे कि ये बना के दे दो। तो वो बनाती थी हमारी कंपनी, तो हमारी क्लाइंट इसीलिए PGCL हुई। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि स्टैंडर्ड, क्योंकि मेरा जो फील्ड है कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो उन्होंने कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि कॉस्टिंग क्या होता है बताओ, ये क्वेश्चन था। उसके बाद बोला
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट में क्या डिफरेंस है, इस वाले टॉपिक में जो मैंने बोलना चालू किया, तो जिन्होंने क्वेश्चन क्वेरी की थी वो मुझे उल्टा बोलने लगे कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं बोला नहीं सर ये ऐसा होता है, तो बोले नहीं ऐसा होता है। तो इस में क्या होता है कि वो जानबूझ के आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर एडजेक्ट पता हो तो आप ये मत सोचो कि सर बोल रहे हैं तो इनका मतलब वो सही बोल रहे हैं, वो जानबूझ के भी बोलेंगे उल्टा, ताकि आप कन्विंस हो जाओ। इसका मतलब आपको आइडिया नहीं, आप तुक्का मार रहे थे। तो आप कभी कन्विंस मत होना। यदि आपको आंसर पता है तो आप ये मत सोचना कि सर बोल रहे हैं तो सही होगा। आपको अगर आंसर पता है तो आपको एकदम अडिग रहना है। वही हुआ मेरे साथ। मुझे बोल रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग के बारे में, मैं बताया जा रहा था कि सर बजट ऐसा होता है, एनुअली प्रिपेयर होता है। बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी मान गए, बजट और फोरकास्टिंग में ज़्यादा उन्होंने पकड़ा था। बजट फोरकास्टिंग मैं बोल रहा था, फोरकास्टिंग जो आज शॉर्टर पीरियड के लिए हम करते हैं कि हम देखते हैं दो महीने, एक महीने, 3 महीने पे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फोरकास्ट करना है, आगे क्या हो सकता है। जो बजटिंग जो होता है फिक्स पीरियड के लिए, नॉर्मली 1 साल के लिए करते हैं कि 1 साल में ये पीरियड होगा। वो उल्टा बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा उल्टा होता है, आप उल्टा बोल रहे हो। मैं उनको बहुत कन्विंस किया, लास्ट तक लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पाए, ठीक है। और मे भी मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए कि जानबूझ के ये लोग करते हैं। अब आइडिया नहीं कि क्या पता वो अपने कुछ और ही थॉट्स सोच रहे हो। उसके बाद मुझे इधर से क्वेरी है कि आप अकाउंटिंग में कुछ कर पाते हो। मैंने बोला हाँ नॉलेज बहुत बढ़िया है मेरा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप पूछ सकते हो। फिर उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 पूछा। ने बोला कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको आता था। मैंने बोला 115 सर मेरे को आता है। तो बोलते 115 बहुत लोगों से सुन रहे हैं यार, कोई और बताओ। मैंने बोला 2 सर सुन लो। तो बोला 2 बताओ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो अपना होता है एनआरबी या कॉस्ट पे होता है, फीफुल मेथड वेटेज मेथड यूज करते हैं हम वैल्यूएशन के लिए। बट यहाँ पे उन्होंने मुझे घेरा इस बात पे कि एनआरबी क्या होता है। तो मैंने एनआरबी बता दिया, नेट रिलाइजेबल, जो रिलाइज कर सकते हैं उसको बोलते हैं। रिलाइज मीन्स जो आज के आज अगर मैं उसको बेच दूँ अपने रॉ मटेरियल को और उसमें जो कॉस्ट लगता है उसको माइनस कर दूँ, वो वैल्यू जो बचती है वो एनआरबी होती है। यहाँ तक तो सही था। लेकिन उन्होंने फिर पूछा क्वेश्चन जो पूछा कि मेरी एक कुछ चीज़ें हैं जिसकी जो बिक ही नहीं रहा, मतलब वो ना मार्केट में ही नहीं बिक रहा, और वो लेकिन काम का चीज़ है। अभी मुझे उसका ना कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं रहा। वो पड़ा हुआ है 5-10 साल से, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन वो बाहर में किसी को दूंगा तो कोई लेगा ही नहीं। लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्ट अगर अगले साल ही आ जाए ना तो करोड़ों का उसका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अब मैं कॉस्ट पे लूँ या एनआरबी पे लूँ। अगर एनआरबी पे लूँ तो वैल्यू क्या एनआरबी की होगी। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ा घेर लिया था, मैं कन्विंस हो गया, मैं बोलता ही चला गया फेयर वैल्यू होगी। लेकिन लास्ट तक उन्होंने हिस्टोरिकल फेयर वैल्यू में मुझे इतना उलझा दिया कि मेरे मुंह से हिस्टोरिकल निकल गया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हो गई। बट ऑल ओवर मेरा बहुत ही अच्छा गया था, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जैसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट से ही पूछा था, सीआरएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो पूछे थे तो वो बता दिया मैंने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने बता ही दिया, इससे रिलेटेड क्वेरी थी अपना। उसके बाद टैक्सेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थी, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन थी। जीएसटी के बारे में बताओ क्या है, नेगेटिव लिस्ट क्या होती है जीएसटी की, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड बता दिया कि नेगेटिव लिस्ट ये होती है जीएसटी से, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें थी जो शायद थोड़ा बहुत मुझे और भी बीच बीच में कुछ पूछ लेते थे। इधर जो साइकोलॉजिकल वाले थे वो बस आपको देखते रहेंगे, ऐसे करके देखते रहेंगे, कुछ नहीं वो बोलेंगे। बट लेकिन ऐसा है कि उसको इग्नोर नहीं आप करना। आप जरूर उनके पास 1-2 बार तो जरूर देख लेना। जब भी बात करो तो आप देखते हुए बात करो कि किसी ने जो पूछा तो उनको तो पूरा उनका इंटरेक्शन होना ही चाहिए। जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है उनके साथ तो आपका इंटरेक्शन होना ही चाहिए। मैक्सिमम टाइम उन्हीं के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन बीच बीच में आप ऐसे भी करना ही है आपको। आप अगर उन्हीं से इंटरेक्शन करते करते रह गए तो बाकी का आप इसका मतलब इग्नोर कर रहे हो, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये सबसे पहला नियम। तो जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरे को इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का पूरा चीज़ बता रहा हूँ उसको। हाँ सर एनआरबी कॉस्ट के बारे में आप ऐसा लेते हैं और इस मेथड पे होता है। इसमें हम वेटेज और एवरेज मेथड भी यूज करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड और फीफो भी यूज करते हैं। बस ऐसा थोड़ा भी एक बार लास्ट में देख लो, बीच में देख लो, तो ये ट्रिक काम आएगी। लास्ट में जो रिजल्ट आया, जो कि मुझे पता ही था कि मैं पास तो होऊंगा ही, बट क्या, क्योंकि वेटेज 85% और 15% था तो मेरा रैंक कम आ जाएगा। तो यही हुआ मेरे साथ। मैं क्वालिफाई किया, मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ। मेरे जो आंसर वो आएंगे, रिजल्ट आए, उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू बट यू हैव लोअर रैंक, सो यू हैव नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पोजीशन नाउ। मतलब कि मुझे वेटेड लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है। मेरा पोजीशन जो है वो 4th है शायद, हाँ 4th के आसपास है, और उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में भी डाल रखा है।
तो मैंने पास तो किया, रिटेन भी पास किया, इंटरव्यू भी पास किया, बट मिस क्या किया कि मैं रिटेन में थोड़ा और मार्क हो जाता तो मेरा अच्छा होता। तो रिटेन में वही हुआ था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो मेरे भी 5-10 क्वेश्चन छूट गए लास्ट के। और दूसरा क्या था कि क्वेश्चन की टाइमिंग, वही टाइमिंग के कारण छूट गया। दूसरा क्या था कि थोड़ा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा टाइम का भी इशू होता है, तो थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। आप अगर प्रिपरेशन करके देना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, प्रिपरेशन करके दो। बट जिनको प्रिपरेशन जो नहीं कर पाते, जो मेरी तरह है, चाहे तो टाइम की वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, किन्हीं का फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे बाहर जाके, यानी कि कोचिंग लेके, तो जरूरी नहीं है कोचिंग लेने को आपको। आप अपने बुक्स लो, बुक्स के बेसिक्स देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक्स लो, बुक्स के जैसे गैप का आया था, गैप के प्रिंसिपल पूछा था, देखो फर्स्ट 4 पेज उल्टाओ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसमें आपको आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पूछा था, और कैश आप पढ़ लो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम पूछा था, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो आप। टैक्सेशन में आपको जो पूछा था, टैक्स अथॉरिटी, सब ये सब ऊपर ऊपर की चीजें पूछी थी, गहरा चीजें नहीं पूछी थी। डिडक्शन आप पढ़ लो, सैलरी के प्रोविजंस ऊपर से देख लो, नीचे क्या कंपोनेंट होते हैं, ऊपर ऊपर की चीजें पूछी थी। डायरेक्टर, आप ये तो पता होना चाहिए आपको, अगर आप सीएसईएम में हो तो ये नहीं पता होगा आपको कि पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, प्राइवेट में कितने मिनिमम चाहिए, बोर्ड मीटिंग में कितने मेंबर मिनिमम चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बट ये क्या होता है कि हम जब काम करने लगते हैं, वर्क में होते हैं, बहुत दिन हो गया हमें पास हुए हुए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? नॉर्मली सर्च मार दिया गूगल पे कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, डायरेक्टर के सारे वो देख लिए, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड लॉ पढ़ लिए। ऐसे कर करके 1-1 घंटा, आधा घंटा कोई भी टॉपिक आप उठा लोगे ना, तो आपका देखना, आपका ऑन एन एवरेज बढ़िया ही जाएगा। और रीजनिंग सबके लिए क्या है, प्रैक्टिस मेथड करता है। क्वेश्चन सब देखते रहो आप कि पुराने जो अटेम्प्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको मिलेंगे नहीं, किसी के भी मिले, जिसके भी रीजनिंग, तो किसी भी एग्जामिनेशन का आपको मिलेगा, तो अच्छा ही हो। और जितना हार्ड आप बना लो, क्योंकि इसमें ईजी आएगा। हार्ड अगर आप बनाते जाओगे तो ईजी आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसके लिए आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रीजनिंग ऑनलाइन सर्च कर लो, और उसकी रीजनिंग आप कर सकते हो। ग्रामर तो नॉर्मली सबको आता ही होगा, एम द पूछते हैं, आर्टिकल पूछेंगे, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आएगी ही। तो इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं होता है। रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि परसेंटेज वाला हो जाता है, वेट से रिलेटेड हो जाता है, या वजन या ऐसा हो जाता है, मतलब उसमें मैथमेटिकल क्वांटिटी हो जाती है कि ए और बी 2 प्रोडक्ट था। ये क्वेश्चन एक तरीका का था, ए 45 किलो लगा, बी 40 किलो लगा, इनके मिक्स करके 70 किलो बना, तो मुझे 80 किलो बनाना है, तो इसका कितना मिक्सर होगा, इसका कितना मिक्सर होगा। तो ये कैलकुलेट करना है आपको यूनिट मेथड के थ्रू, या जिस मेथड से आप करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इसमें कोई बड़ा सा कुछ वो नहीं होता। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, भले ही आप ऑलवेज फोकस करो कि रिटेन टेस्ट जब देते हो ना पीएससी जॉब सबका, तो वो अच्छा सा जाए, क्योंकि रिटेन का मार्क में अगर पास हो गए ना, तो इंटरव्यू का मार्क ज़्यादा मायने नहीं रखता, इंटरव्यू में पास होना मायने रखता है फिर, ठीक है। क्योंकि कितना भी इंटरव्यू में मार्क देगा, बहुत कम देते हैं मार्क ये लोग, मतलब पोर्सन 85-15 नॉर्मली हर एक कंपनी में यही होता है। राइट्स में था, राइट्स में क्या था कि राइट्स में भी पोर्शन शायद यही था, लेकिन राइट्स में भी यही था, लेकिन राइट्स में क्या था कि राइट्स में आपको 60% चाहिए था इंटरव्यू में पास होने के लिए, तो यहाँ पे 40% था। तो राइट्स का भी एक वीडियो आएगा, उसकी भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें क्या सब पूछा गया था इंटरव्यू में मुझे, और उसका पेपर कैसा हुआ था। इसका कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट होता है, क्या कहते हैं, पावर ग्रिड का, उसका रिटेन हुआ था राइट्स लिमिटेड का। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बता दिया आपको, कुछ क्वेश्चन बता दिए जो पूछे गए थे मेरे से। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा, जब भी इंटरव्यू जाओ रिलैक्स होकर रहो। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है जिस कंपनी में, उसका रीज़न यही था बिहाइंड, कि इंटरव्यू में कभी मैं घबरा के नहीं जाता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हाँ यार कुछ नहीं आता है मेरे को, रिलैक्स हो गया, आराम से बैठ जाता हूँ। लोग वहाँ पे मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स लोग अपना डिस्कस करते लगते, ये एक्ट में क्या हुआ था, जीएसटी एक्ट में क्या था, ये एक्ट में क्या था। भाई अभी इतने दिन में नहीं पता था तुम्हें, अभी इंटरव्यू देने जा रहे हो, अभी क्या तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए रिलैक्स होके जाना, कॉन्फिडेंस लो और रिलैक्स लो। मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, लेकिन फिर मैं गया, तो इसलिए अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। फेल मतलब मैं सिलेक्ट होने वाला नहीं हूँ। पावर ग्रिड में मुझे पता था मेरे कम मार्क थे, रिटेन में कट ऑफ के आसपास मेरे मार्क थे, तो मैं नॉर्मली नहीं आऊँगा, परसेंटेज ही ऐसा था। लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो ये भी आप याद रखो कि जो लोग अटेम्प्ट के चक्कर में एग्जामिनेशन नहीं देते, कोई भी एग्जामिनेशन, मैं पीएससी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएसईएमए की बात कर रहा हूँ। सीएसईएमए का एग्जामिनेशन आप जो छोड़ देते हो कि यार मेरा क्या है कि
इस अटेम्प्ट में अच्छी तैयारी नहीं हुई, अगले अटेम्प्ट दूंगा, अटेम्प्ट लग जाएगा। मत छोड़ो भाई, एग्जामिनेशन तो 2 ही अटेम्प्ट लगने तो कोई इशू नहीं, तैयारी करो ना, और हर अटेम्प्ट को लास्ट मान के आप तैयारी करो। तो हर एक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे पता था इंटरव्यू में मेरा पास हो जाऊंगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वही हुआ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिल गया ना। अब कभी मैं जाऊंगा दूसरे किसी एग्जाम इंटरव्यू में देने के लिए तो कॉन्फिडेंस मेरा और बूस्टअप होगा, मतलब और अच्छा रहेगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को कोई और क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। और साथ ही आप, मैं लाइव जब आता हूं तो आप तब आओ, तब आप इंटरेक्ट करो मेरे साथ। तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन, जो भी आपको क्वेरी होगी वो सारा की सारी क्वेरी आपको हम जो मुझे आंसर पता होगा वो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।